नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र धर्म और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। बीजेपी संसदीय बोर्ड ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल, राजस्थान मूल के जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति पद का प्रत्याशी बनाने पर सहमति जताई। इसका ऐलान शनिवार को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया। यानी जगदीप धनखड़ अब एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के प्रत्याशी होंगे। वहीं एनडीए उम्मीदवार धनखड़ के सामने विपक्ष ने उपराष्ट्रपति के लिए मार्गरेट अल्वाह पर अपना दाव लगाया है। वहीं आपको एक खास रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं जिसमें आपको जगदीप धनखड़ के अब तक के सियासी सफर के बारे में बताएंगे। आखिर कैसा रहा है धनखड़ का सियासी सफर। राज्यपाल जगदीप धनखड़ राजस्थान के शेखावटी अंचल के झुंझुनू जिले के एक सुदूर गांव ठिकाना के रहने वाले हैं। किसान परिवार में जन्मे धनखड़ की स्कूली शिक्षा सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ में हुई। भौतिकी में स्नातक करने के बाद जगदीप धनखड़ ने राजस्थान विश्वविद्यालय से विधि स्नातक किया और वकालत करने लगे। वहीं जगदीप धनखड़ राजस्थान के ही नहीं वरन देश के अग्रणी वकीलों में शुमार रहे हैं। बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के कई पदों पर रहने वाले धनखड़ ने साल 1989 में राजनीति में प्रवेश किया। पहली बार झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र से भाजपा से सांसद निर्वाचित हुए। वहीं 1990 में वह देश के संसदीय कार्य राज्य मंत्री बने। इसके बाद अजमेर जिले की किशनगढ़ से वह विधायक निर्वाचित हुए। यूं कहा जाए कि धनखड़ ने अपने अब तक के जीवन काल में वह सब कुछ किया है जो एक राजनेता को करना चाहिए। सीएम ममता बनर्जी के मुखर आलोचक रहे धनखड़। कभी रार तो कभी तकरार से होता है मुकाबला। मौजूदा वक्त में जगदीप धनखड़ पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं। साल 2019 में बीजेपी ने उनको पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया था। तब से लेकर अब तक उनकी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से ठनती रही है। पिछले महीने उदयपुर के प्रताप गौरव केंद्र में आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल जगदीप धनखड़ शामिल हुए और उन्होंने कहा था कि पश्चिम बंगाल में कानून का नहीं शासक का राज है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहते हुए जगदीप धनखड़ की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से कभी नहीं बनी। उन्होंने कहा था कि बंगाल में कानून का नहीं शासक का राज है, जो किसी भी तरह से प्रजातांत्रिक मापदंडों से मेल नहीं खाता है। राज्यपाल के रूप में धनखड़ ने ममता बनर्जी के कई फैसलों को पलट दिया है। कुछ दिनों पहले बीजेपी के खिलाफ जिहाद वाले बयान को लेकर धनखड़ और ममता बनर्जी के बीच जमकर वाद विवाद हुआ था। वहीं फिलहाल धनखड़ को एनडीए की तरफ से उपराष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार चुना गया तो सबसे ज्यादा ममता दीदी को ही परेशानी हो रही है। भगवान जाने ममता का कब धनखड़ के लिए प्यार निकलेगा। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह जी को और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी को और राष्ट्रीय नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा और राजस्थान की जनता की ओर से उनका आभार प्रकट करूंगा कि उन्होंने किसान परिवार को एक ऐसा अवसर प्रदान किया है जिससे देश के उपराष्ट्रपति का पद का उम्मीदवार बनाया है और उसके लिए पूरे किसान वर्ग के अंदर सभी राजस्थान के सभी वर्गों में और देश के सभी वर्गों में एक उल्लास और उत्साह का वातावरण है। हम ये आज़ादी के इस 75 वर्ष में सोच सकते हैं कि आदिवासी, पिछड़ा, किसान, अन्य लोगों को भी लोकतंत्र में उनकी पूरी भागीदारी देने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। देखिए, पश्चिम बंगाल की वो शासन प्रशासन के साथ उन्होंने जो संविधान के रक्षक के रूप में कार्य किया, उसको हम लोग याद रखते हुए उनका जो अपलिफ्टमेंट हो रहा है, देश की इतना बढ़िया पोस्ट पर उसको अभिषेक हो रहा है, इसके लिए पूरा बंगाल में, पश्चिम बंगाल में खुशी का लहर है। फिलहाल धनखड़ के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बनने पर देश और अलग अलग पार्टियों के नेताओं ने बधाई दी है। वहीं कुछ नेताओं ने ट्वीट के माध्यम से बधाई का संदेश भेजा है। वहीं कुछ नेताओं ने मीडिया पर आकर उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। स्पेशल रिपोर्ट एएनबी न्यूज। पहले राष्ट्रपति पद की प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू के जरिए आदिवासी क्षेत्रों में बीजेपी ने अपनी पकड़ को 2024 के लिए मजबूत किया और इसके बाद
अब जगदीप धनखड़ वो नाम उपराष्ट्रपति पद के प्रत्याशी के लिए सामने आया है, जिससे कहीं ना कहीं विपक्ष पूरी तरह धराशायी हो गया है। 2024 के लिए बड़ी तैयारी, उससे पहले राजस्थान के चुनाव, राजस्थान में 40 सीटों पर जाट विधायक, हरियाणा में 25 सीटों पर, उत्तर प्रदेश में 17 सीटों पर। अब ऐसे में बड़ा जो वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं साधने की पूरी तरह बीजेपी के एक तीर से 10 शिकार और 10 निशाने इस रूप में लगाए हैं। ममता बनर्जी अप्रत्याशित रूप से जगदीप धनखड़ को एनडीए का उपराष्ट्रपति पद का प्रत्याशी बनाए जाने से एक करारी शिकस्त महसूस कर रही हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये भी कि क्या वाकई में जिस असर की उम्मीद बीजेपी कर रही है वो असर दिखाने में आगे कामयाब होगी। और अब सीधे चलेंगे मेहमानों के पास, आज की चर्चा शुरू करेंगे। हमारे साथ आज सुधा मिश्रा, डॉक्टर सुधा मिश्रा कांग्रेस से, खेमचंद शर्मा बीजेपी से और वरिष्ठ पत्रकार प्रभात त्रिपाठी। आप तीनों का स्वागत है एनबी न्यूज पर। सबसे पहले सुधा मिश्रा जी आपके पास आएंगे। कैसे देखती हैं जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है एनडीए ने? कैसे, क्या लगता है आपको कि मार्गरेट अलवा आपकी तरफ से हैं और जगदीप धनखड़ एनडीए की तरफ से हैं? जी त्रिशूल जी, आपने मेरे से प्रश्न पूछने के पहले सारे उत्तर खुद ही दे दिया कि राजनीति में अपने वोट बैंक को साधने के लिए इन्होंने अच्छा प्रयास किया है, क्योंकि इनका जो प्रयास होता है वो राजनीति से देश का उसे कोई भी लेना देना नहीं होता है। जो भी उम्मीदवार, तो जो आप लोग जब आपने अपना डिबेट शुरू किया था तो आपने कहा कि वोट बैंक की राजनीति वोट को साधने के लिए, अब चूंकि जिनका नाम आया है हमारे जगदीप धनखड़ जी का, तो आप जानते हैं राजस्थान के झुंझुनू जिले से आते हैं, झुंझुनू से इनका बिलोंग करते हैं। और अगर राजनीतिक रूप से देखा जाए कि इनका योगदान, तो पश्चिम बंगाल में ममता जी के साथ इनका जो भी रहा है वो इतिहास आपको पता ही पता है। हम जो पूरी जनता जिनका वेट कर रही थी वो नाम तो रह गया, लेकिन अब मैं अपने दोनों नाम की बात की और मैं बताना चाहती हूँ कि जैसा कि द्रौपदी मुर्मू जी के नाम के साथ जो लोगों को दिखाया गया, सोचिए ऐसी आदिवासी महिला कि जिनके राष्ट्रपति के पद कई उम्मीदवार बनने के बाद उनके गांव में बिजली पहुंचती है और उसके पहुंचाने के लिए प्रयास किए जाते हैं। भला हो उस गांव का कि कम से कम उड़ीसा के उस गांव में उम्मीदवारी तय होने के बाद बिजली पहुंच रही है। सोचिए अगर हम बात करें कि जनता से जुड़ाव और जनता से उनका क्या जुड़ाव रहा है, किस तरह जनता उनसे जुड़ी रही है और किस तरह से आदिवासी का रिप्रेजेंटेशन उनके द्वारा हो रहा है। आप जानते हैं कि जब हम 3-4 पुश्तों से किसी चीज में हो तो भले हम कहीं से आते हो, लेकिन क्या उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये सवाल बड़ा होता है। जो दिखाने की कोशिश होती है भाजपा की, मैं यहाँ पे भाजपा का जो नाम ले रही हूँ सिर्फ इसलिए कि जब देश में हर चीज सिर्फ राजनीति के लिए होती है तो चेहरों के नाम पे राजनीति की जाती है। वहां पे अगर द्रौपदी जी एक महिला होने के नाते, आदिवासी होने के नाते उनका जो योगदान है उसे कमतर मैं नहीं कर रही हूँ। मैं सिर्फ कह रही हूँ कि ये एक चेहरा लाके वोट साधने की जो राजनीति होती है, अगर सच में आदिवासियों के लिए कुछ और काम हुआ होता, उस गांव में बिजली पहुंच गई होती और ये हमें न्यूज न मिलती कि उड़ीसा में अभी तुरंत जिस दिन उम्मीदवारी की घोषणा हुई वहां पे अचानक बिजली पहुंचाने की जी तोड़ कोशिश की गई कि वहां पे बिजली पहुंच जाए। तो आप देखिए कि जब लक्ष्य है सिर्फ वोट साधना, रायरंगगढ़ से तो पहले भी विधायक रही है वो, तो रायरंगगढ़ से तो बहुत बिल्कुल वो झारखंड की राज्यपाल रही है और राज्यपाल होने के समय पे जो आप लोगों के द्वारा और जो जमीन से जो सूचना है उसकी भी बात आप लोगों को पता है, मुझे पता है, ऐसा नहीं है कि इनको नहीं पता है। आदिवासियों को नक्सल बना के जिस तरह से उनके साथ किया गया, ये खबर नहीं थी, एक सच्चाई थी और उसके बारे में वो कुछ नहीं बोल पाई राज्यपाल होने के बावजूद। ये भी कुछ छुपी हुई बात नहीं है। तो ये ऐसी बातों को एक जब सूरज निकलता है ना तो कहीं ना कहीं अंधियारा रहता है। त्रिशूल जी, जब यहाँ पे साधना शब्द प्रयोग होता है और साधना क्या, साधने के लिए राजनीति और वोट को साधने के लिए, तब सारे पर्याय, सारे अर्थ बदल जाते हैं।
तब न तो वहाँ पे आदिवासियों का विकास होता है, न जाटों का विकास होता है, न ओबीसी का विकास होता है। वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ राजनीति की बात होती है। चेहरों के नाम पे जो राजनीति करते हैं और सोचते हैं कि लोग समझेंगे नहीं इसको, और हम अगर कह देंगे कि मैं द्रौपदी मुर्मू जी के उम्मीदवार बनने की बात नहीं, मैं उस उम्मीदवारी की बात करती हूँ। उसका विरोध मेरा होता है कि आप एक पद के आड़ में आप क्या साधना चाहते हो, क्या दिखाना चाहते हो। आपका मंतव्य तो कुछ और है, लेकिन दिखाना आप कुछ और चाहते हो। ठीक है, अगर ठीक है। सच में मैं आदिवासियों का आऊंगा, भला बिल्कुल होता, आऊंगा ओबीसी आपका। का भला सुधा जी, होता। सुधा जी जी, मैं आऊंगा बिल्कुल। आपके पास। खेमचंद शर्मा जी, 21वीं शताब्दी में लोकतंत्र इतना परिपक्व हो चुका है कि विकास के नाम पर जो होना है वो कहीं ना कहीं जब विश्लेषण होता है तो उसके भीतर गहन जातिवाद होता है, गहन क्षेत्रवाद होता है और गहन संकीर्णता होती है। क्या वाकई में वो दौर आएगा कि हम सिर्फ और सिर्फ विकास के एजेंडे को लेकर, जैसा कि आप कहते हैं विकास बढ़ रहा है, विकास हो रहा है, विकास दिख रहा है, विकास होता जा रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है, विकास के बारे में बहुत सारी बातें आपके पास हैं, क्या जातिवाद, क्षेत्रवाद और ये जो संकीर्णता है इससे निकलकर क्या तमाम उम्मीदवारियों को, और जो ऐसी उम्मीदवारियां हैं जिनके नाम पर कहीं ना कहीं देश में बड़ा एक बहुत एक ऐसा सकारात्मक माहौल रहता है, वहाँ भी जब विश्लेषण होता है तो जातिवाद गहरे से आड़े आ जाता है। कब होगा ऐसा कि ये जातिवाद और ये संकीर्णता आड़े नहीं आएगी? विकास हो रहा है, विकास दिख ही रहा है। 3 एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में बने, सबने देखा है। हजारों किलोमीटर के एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में बने, सबने देखा है। 2.5 से 3 गुना स्पीड से हाईवे पूरे देश में निर्माण हो रहा है, यूपी की कंपेरेटिवली, ये भी सभी को दिख रहा है। 200 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन लग चुकी है, ये भी सभी को दिख रहा है। इस तरीके से हमारी सेनाओं को मजबूत किया जा रहा है, ये भी सबको दिख रहा है। और हमारी जो सरकार है, हर समाज को समान तरीके से इंपावर करना चाहती है, हर समाज को प्रतिनिधित्व देना चाहती है। अगर द्रौपदी मुर्मू जी को, जिनका बहुत ही अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है और इस गाँव से लेकर उन्होंने भिन्न पदों पर काम किया है, अच्छा उनका अनुभव है और बहुत ही अच्छा उनका ट्रैक रिकॉर्ड है, साफ सुथरी उनकी राजनीति है, उनको उम्मीदवार बनाया जाता है तो एक खुशी की लहर पूरे देश में जो आदिवासी समाज है उनमें चलती है। लेकिन कांग्रेस अपनी तुच्छ राजनीति की वजह से, संक्षिप्त राजनीति की वजह से वहाँ भी टीका टिप्पणी से बात नहीं आती और द्रौपदी मुर्मू जी पे अलग अलग तरीके से टीका टिप्पणी करते हैं। ये भूल जाते हैं आप अपने घरवालियों को राष्ट्रपति बनाया करते थे तो सही था। अब शब्दों का सही इस्तेमाल करिए प्लीज। जो लोग जरूरी है, जिनको सम्मान देना जरूरी है, जो रैंक पे आते हैं उनको यदि सम्मान दिया जा रहा है फिर भी आपको दिक्कत है। अरे क्या दिक्कत है, क्यों दिक्कत है? और इसमें विकास और राष्ट्रपति के चुनाव में आपको क्यों दिक्कत है? आपको जसवंत जी जो हमारे यहाँ से गए, सिन्हा जी हमारे यहाँ से गए और जाके तृणमूल में शामिल हो गए, वो आपको अच्छे लगने लग गए। वो आपकी तुष्टिकरण की राजनीति या तुष्टिकरण की भाषा में आपके साथ मेल में मेल खिला रहे हैं तो बात अच्छे लगने लगे। मैं टोकना नहीं चाहती हूँ, अगर आप बार-बार इस तरह से बात करेंगे। नहीं, मैं ये सुनिए खेमचंद जी, सुनिए खेमचंद जी, सुधा जी, मैं बिल्कुल सुधा जी मैं आऊँगा आपके, सुधा जी मैं आपका जवाब लूँगा। खेमचंद जी सुन लीजिए भाई, खेमचंद जी सुन लीजिए, खेमचंद जी मेरी बात सुन लीजिए। देखिए, मैंने आपसे जो सवाल पूछा उसमें कांग्रेस 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 18 बार कांग्रेस, 20 बार कांग्रेस, 40 बार कांग्रेस। भाई इस कांग्रेस को हटा दीजिए, 8 साल से सरकार में आप हैं, इस कांग्रेस को बख्श दीजिए आप। मैं ये कह रहा हूँ कि आप तो अपने उपलब्धियों और अपने जो आपका जो एक सकारात्मक दृष्टिकोण है उस पर बात कीजिए कांग्रेस के हित। आपने शायद ध्यान से सुना नहीं मित्र, मैंने सबसे पहले विकास की बात करी। नहीं, मैं नहीं सुनता ध्यान से सब लोग सुन रहे हैं आप जो कह रहे हैं। तो आप सवाल करते रहिए, मैं चुप हो जाता हूँ या फिर मेरे को बोलने दीजिए। मैंने सकारात्मक से शुरुआत 200 करोड़ वैक्सीन कंप्लीट हुई है पूरे विश्व। ठीक है, मैं आपका जवाब लूंगा, लेकिन इससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर हूँ। सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। खेमचंद जी, मेरा तो सवाल इतना ही था कि सर्वोच्च पदों पर ये विश्लेषण के पश्चात जो आंकड़े सामने आते हैं इससे कहीं ना कहीं लगता है कि बाकी सब चीज़ें दरकिनार हैं और सिर्फ जातिवाद हावी है, सिर्फ और सिर्फ एक जो जिसको कहते हैं संकीर्णता हावी है। जी, लेकिन हमने तो जातिवाद की बात नहीं की, चाहे उपराष्ट्रपति का पद हो या राष्ट्रपति का पद हो।
हमने जो उनका एक परिवेश है, जहाँ से वो आते हैं, जो समाज को रिप्रेजेंट करती हैं, जहाँ उन्होंने काम किया, जहाँ उन्होंने त्याग किया, जहाँ उन्होंने सेवा दी है, जहाँ उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस का उपयोग करके लोगों की भलाई की है, हमने उसी को सामने रखा है। उनका जो एक बढ़िया ट्रैक रिकॉर्ड है उसको सामने रखा है और नेगेटिव विश्लेषण कर रहा है। अब देखिए विपक्ष नेगेटिव विश्लेषण कर रहा है, विपक्ष उनसे टीका टिप्पणी करने की कोशिश कर। हमने तो नहीं कहा कि हमने एक जात को उपराष्ट्रपति कैंडिडेट बनाए, हमने कहा इस किसान पुत्र को उपराष्ट्रपति कैंडिडेट बनाए, जो गाँव में पढ़े, गाँव में जन्मे, गाँव में रहे, गाँव में परिवेश में आज भी वो शामिल रहते हैं और इसी कोई व्यक्ति है, बहुत ही विनम्र उनका स्वभाव है, बहुत ही प्यार से सभी। बिल्कुल बिल्कुल, ये सब आ चुका है, सब ये तो पता चल चुका है जो आप बता रहे हैं। राज्यपाल हो रहे हैं कि लोग उनको प्यार करते हैं, लोग उनको समझते हैं, लोग उनको मिलना चाहते हैं। ठीक है, ये तो सब बात पता है। हमने तो दोनों के बारे में ये बोला है, ये बिल्कुल, ये तो कौन कर रहा है, जो नकारात्मक राजनीति करते हैं, जिनमें पास ना कोई फैक्ट है, ना ही कोई पॉइंट है। ठीक है, मैं क्रम पूरा करने दीजिए। आप सुधा जी बात रख लीजिए, जल्दी से क्रम पूरा करना है। बिल्कुल, मुझे बस 2 मिनट दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभात जी, मैं आऊंगा आपसे, कुछ इनकी बात है जो एक बार सुन लेते हैं। जी सुधा जी। जी बहुत थैंक यू, आपको बहुत बहुत धन्यवाद मुझे थोड़ा सा वक्त देने के लिए। मैं बताती हूँ भाई को, ये इन लोग की झूठी अफवाहों की बात बताती हूँ। जो उन्होंने टीके की बात की कि सबको टीका लग गया, उसी टीके के बारे में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जनता को संबोधित करते हुए कहा था कि विदेशों में वैक्सीन का काम पूरा होता था, हमारे देश में शुरू ही नहीं होता था। कितनी शर्मिंदगी की बात है कि हमारे देश के वैज्ञानिकों के बारे में हम ऐसी अफवाहें फैला रहे हैं, जबकि आपको पता है, सबको पता है। मैं बता रही हूँ, मैं बोलने दीजिए, सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए खेमचंद जी, सुन लीजिए। सरकार नहीं गिर जाएगी आपकी, सरकार नहीं गिर जाएगी आपकी, आफत नहीं हो जाएगी। सुन लीजिए, सुनने में क्या दिक्कत है? बोलने दीजिए, सुनने में क्या दिक्कत है? आप उसका जवाब दे दीजिएगा। सुनने में क्या दिक्कत है भाई, सुनने में क्या दिक्कत है बताइए आप। ये गलत बात है बिल्कुल, आप सुन लीजिए। ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास, खेमचंद जी मैं आऊंगा आपके पास, मैं आपके पास आऊंगा। आप सुन लीजिए 2 मिनट, जल्दी से अपनी बात रख दीजिए। और 2005 में खत्म हो गया। सोचिए क्या अगर हमारे वैज्ञानिक इस लायक नहीं थे, 1962 में टीबी के बारे में हमने इसको समाप्त कर दिया था। ये लोग कैसे अफवाहें फैला रहे हैं, हमारे देश की चिकित्सा के बारे में सवाल खड़े कर रहे हैं। इन लोग को जरा भी शर्म नहीं आती है। ठीक है सुधा जी, ठीक है सुधा जी, एक बार क्रम पूरा होने दीजिए, फिर मैं आऊंगा आपके पास। नहीं आप अभी मैं आऊंगा आपके पास, एक बार क्रम पूरा होने दीजिए। खेमचंद जी मैं आऊंगा आपके पास। प्रभात त्रिपाठी जी, खेमचंद शर्मा जी ने और सुधा मिश्रा जी ने जो जवाब दिया, और जो हम देख रहे हैं, क्या लगता है आपको कि सर्वोच्च पदों के विश्लेषण में अगर जातिवाद कहीं गहनता से देखा जा रहा है या दिख रहा है, तो क्या वाकई में हम आगे बढ़ चुके हैं? देखिए त्रिशूल जी, पहली बात तो मैं आपके इस डिबेट में हिस्सा लेके मैं अपने दोनों पैनलिस्ट से कहूंगा कि कृपया इसको राजनीति का अखाड़ा न बनाएं। ये एक देश का सर्वोच्च पद है और ये सर्वोच्च पद पे द्रौपदी मुर्मू काबिज होने जा रही है। कल उनका इलेक्शन है, चुनाव है। द्रौपदी मुर्मू कैसे राष्ट्रपति मोहन पहुंची, किसने क्या मास्टर स्ट्रोक खेला। देखिए ऐसा होता है कि जब चयन होता है प्रत्याशी का, तो अब चयन करने की प्रक्रिया जो है वो चौंकाने की है। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री, उनका एक स्टाइल है अपनी राजनीति करने का। राष्ट्रपति पहले भी चुने जाते थे, पहले भी लोग आते थे, लेकिन मैं बड़े विनम्रता से कहना चाहूंगा कि जो भी अब देश नए दिशा की ओर बढ़ रहा है, राजनीति राष्ट्रपति पद पे ना की जाए। हमारे आपके विचार, बीजेपी और कांग्रेस के विचार अलग हो सकते हैं। और द्रौपदी मुर्मू एक शिक्षिका थी, बहुत ही आदिवासी निचले स्तर से आई। मैं आऊंगा सुधा जी, आपके पास आ जाऊंगा, जवाब ले लूंगा आपका। नहीं, जब आप ये डिस्टर्ब कर रही हैं। नहीं मैं ये कह रहा हूँ बोलिए। कि वो झारखंड की राज्यपाल रही, उसके पहले वो बीजू जनता दल में कैबिनेट मिनिस्टर रही। और जिस महिला ने अपने पति को खोया और 2 बच्चों को खोया, जिसकी तरफ जो टूट चुकी थी महिला, आदिवासी महिला होने के बाद टूट चुकी थी, समाज में उसका कोई स्थान नहीं था। अगर उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, रामनाथ कोविंद को अगर राष्ट्रपति भवन पहुंचाया और अगर द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति भवन जा रही है, तो मेरा तो ये कहना था कि पूरे विपक्ष को सर्वसम्मत से द्रौपदी मुर्मू का समर्थन कर देना चाहिए था। अब आप
द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति भवन पहुंच चुकी इलेक्शन लगभग 2.5-3 लाख वोटों से, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा साथ में आ गया, यूपी में मायावती ने समर्थन दे दिया, शिवपाल यादव ने समर्थन दे दिया, ओम प्रकाश राजभर ने समर्थन दे दिया। कई ऐसे दल हैं, विरोधी दल, जिनके कई विधायक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को समर्थन दे रहे हैं। कैसे आप रोक लेंगे? क्योंकि इसमें कोई विहिप जारी नहीं होता है, कोई दल बदल कानून नहीं रखता है, लोगों की आंतरिक इच्छा होती है। तो राष्ट्रपति मुर्मू का चयन या कोविंद का चयन, अगर कोई प्रधानमंत्री देश का अंतिम पायदान में बैठे हुए व्यक्ति या किसी ऐसे वीकेंड सेक्टर के व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाती, तो आपका जो सवाल था कि नई उसमें क्या राजनीति जा रही है, जाति धर्म, राष्ट्रपति सबका होता है, राष्ट्रपति हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबका होता है, सारे क्षेत्र का होता है। भारत विभिन्न भाषाओं का क्षेत्र है, विभिन्न धर्मों का क्षेत्र है, विभिन्न क्षेत्रों का क्षेत्र है। और जिस तरीके से उनको एक वहां से लेके उड़ीसा से आया गया है, वो बहुत काबिले तारीफ है। और द्रौपदी मुर्मू एक ऐसी राष्ट्रपति साबित होंगी जो निश्चित तौर पे जब वहां का उड़ीसा का कल्चर, जब झारखंड का कल्चर राष्ट्रपति पहुंचेगा और दिल्ली के राजपथ पर दिखाई देगा, तो आपको लगेगा कि एक बहुत अच्छा एक निर्णय लिया गया है। प्रभात जी, हम तो जगदीप धनखड़ के चयन पर चर्चा कर रहे हैं कि कैसे, तो मैं जगदीप धनखड़ में बता रहा हूँ आपको, आप ही ने मुर्मू की बात छेड़ी है। जगदीप धनखड़ एक झुंझुनू से आते हैं, राजस्थान से, एक किसान परिवार से वो आते हैं, और जिस तरीके से वो विधि के बहुत ज्ञाता है, एडवोकेट है, उसके बाद उनको जिस तरीके से 2019 में बंगाल का राज्यपाल बना के भेजा गया, जिस तरह ममता बनर्जी के साथ उनकी अदावत रही, भारतीय जनता पार्टी वहां जिस पीक पे पहुंची, और जिस तरीके से फेडरल स्ट्रक्चर का ममता बनर्जी ने वहां पे उल्लंघन किया। आपको याद होगा जब सीबीआई गई थी और जब मुझे तो जाने क्या क्या याद है, उन यादों की चर्चा क्या करें। ठीक है, बिल्कुल मैं आऊंगा। धनखड़ जी बहुत अच्छी चॉइस, और राज्यसभा को चलाने वाले एक बहुत बेहतरीन इंसान साबित होंगे, क्योंकि उनको विधायी का पूरा ज्ञान है। उनको आप कसूर जी क्या पूछना चाहते हैं मुझे बताइए। मैं धनखड़ के बारे में क्या आपको बताऊं। ये दोनों निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी निर्णय है, दूरगामी निर्णय है, और बहुत ही बेहतरीन निर्णय है। बोलना चाहूंगी। ठीक है सुधा जी। त्रिशूल जी, मैं अब बोलना चाहूंगी, बंगाल के राज्यपाल के रूप में उनका जो योगदान रहा है उसका उनको इनाम मिला है। अभी आपने खुद सुना, हमारे वरिष्ठ जो उन्होंने कहा कि जिस तरह, बिल्कुल आपने कहा अभी, हाँ आपने कहा कि बंगाल में जो भाजपा ने अपने आप को आगे उठाया उसका फायदा उनको मिला। दूसरी चीज, अभी हमारे भाई बोल रहे थे द्रौपदी जी के बारे में, मैंने कहा महिला होने के नाते, आदिवासी होने के नाते हमारा कोई विरोध नहीं है। तीसरी चीज, अगर किसी के पति और बच्चा खोने के बाद वो इतना संवेदन होता है कि उसको भाई आगे करना है, फिर तो राहुल गांधी ने अपने पिता नानी सबको खोया था, तो अगर संवेदनाओं पे राजनीति होने लगे फिर तो ऐसे बहुत से व्यक्ति मिलेंगे। आप लोग कहना क्या चाहते हैं? नहीं, अगर आपके लिए वो राजनीति हो रही है, आप हमें बता रहे हो संवेदनशीलता के बाद कि पति खो दिया और अपना बच्चा खो दिया, तो राहुल गांधी ने क्या नहीं खोया? फिर आप लोग उनके पीछे पड़ जाते हो, कहते हो नहीं खोने का मतलब कुछ नहीं होता है। राजनीति में आप जब कह रहे कि भाजपा का जो फायदा कराएगा उसको हम उसका उम्मीदवार बनाएंगे, तो जाहिर सी बात है आपके उस चीज का विरोध तो होगा ही होगा। क्यों नहीं करेंगे विरोध? आप अगर किसी दल विशेष की बात करेंगे कि इस व्यक्ति ने दल विशेष का फायदा उठाया है, दल का फायदा उससे हुआ है, तो वो उम्मीदवार है, तो इस उम्मीदवारी का विरोध क्यों न किया जाए? उस पद पे जिस व्यक्ति को बैठना है वो देश का होना चाहिए, सबके लिए होना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति से नहीं, आपने कहा कि फायदा किसका है, उसके फायदा जिसका है उसका हम क्यों ना करें? आप लोग अपनी बातों के अनुसार खुद बनते हैं। अभी आपने कहा कि वो व्यक्ति विशेष पार्टी विशेष का फायदा करवा रहे थे, इसलिए वो बांग्लादेश से नहीं आए, वो भारत के ही है, वो राजस्थान के हैं, वो उड़ीसा के हैं, वो कोई विदेश से नहीं आए हैं। जिस वजह से उनका किया गया है। ठीक है, मैं आ रहा हूँ प्रभात जी, मैं आ रहा हूँ। सुधा जी, मिल गया होगा, जनता को जवाब मिल गया होगा कि लोग क्या कहना चाहते हैं, राजनीति क्या करना चाहते हैं। सुधा जी मैं आ रहा हूँ। खेमचंद शर्मा जी, पहले तो आप अपनी बात रख लीजिए जो कहना चाह रहे हैं, फिर मैं आपसे सवाल पूछूं। आप कहेंगे फिर मौका नहीं दिया और अन्याय कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, आप रख लीजिए। अब वो अपने
तरीके से चीजों को रख रही हैं। अरे राज्यपाल के तौर पे उनको लोगों ने पसंद किया, लोगों के बीच में गए, लगातार उन्होंने संवाद किया, अपने संवैधानिक ड्यूटी को उन्होंने अच्छे तरीके से निभाया, और जब अच्छा कोई काम करेगा तो उसका प्रतिफल तो सबको मिलेगा। अब राहुल गांधी जी का कंपेयर कर रहे हैं, राहुल गांधी ने क्या किया अभी तक, क्या सेवा दी है, क्या उनका कंट्रीब्यूशन है। अब आप बोलोगे कि संविधान के आधार पर तो कांग्रेस ने लगातार राज किया है, पहले पंडित नेहरू गए, इंदिरा गांधी जी गए, लेकिन अभी आपने इससे पहले राष्ट्रपतियों को दरबारी बोला, आपको पहले क्षमा मांगनी चाहिए। आप अपने शब्दों का इस्तेमाल कुछ भी करेंगे, आपने कहा दरबारी लोगों को, कैसी बातें करते हैं आप लोग। सभी संविधानिक पोजीशन से आपने इस शब्द का इस्तेमाल किया है, सुनिएगा, आपने कहा कि कांग्रेस ने दरबारी लोगों को बनाया, आप लोग उस पद की खुद इज्जत नहीं करते हैं, ऐसे पदों के लिए ऐसे व्यक्तियों का इस्तेमाल करते हैं, और आप कह रहे हैं कि हम लोग नहीं करते हैं। वाले को आज सम्मान मिल रहा है, तो क्यों मिल रहा है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो अंत्योदय की नीति है, ये अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है, जो अंतिम व्यक्ति खड़ा है, उसको हमें हैंडलिंग करनी है। भाषण मत दीजिए, सत्य बताइए, सत्य बताइए। आप लोग भाषण पढ़ते हैं, भाषण पढ़ रहे हैं, क्या करके बता रहे हैं? भाषण पढ़ रहे हैं यहाँ पे, डिबेट में आप लोग भाषण पढ़ते हैं, झूठे तथ्यों को बताते हैं, सिर्फ वो सिर्फ अलग अलग बातें करती हैं, अपनी जगह पे बोलता है तो तरीके से करती हैं, उससे आप परिचित नहीं हो जाएंगे। अब हम आदिवासी समाज से यहाँ पे से जितने में समय लग सकता है, लेकिन सत्य हारता नहीं है खेमचंद भाई। कितनी बात सुधा जी मैं आ जाऊंगा, सुधा जी मैं आ जाऊंगा, सुधा जी आपसे जवाब ले लूंगा। सुधा जी सुन लीजिए, सुधा जी सुन लीजिए, 20-25 साल बाद बिल्कुल सुधा जी सुन लीजिए, आप अपने वैज्ञानिकों पे चिकित्सकों पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। कैसी हमारी सरकार देश में वो व्यवस्था हमने करके दी, आप कैसी बात कर रहे हैं? गलती नहीं थी, आप लोग देश को शर्मिंदा करते हैं, इस बात पे आपको समझ। सुधा मिश्रा जी सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए सुधा मिश्रा जी, मैं जवाब ले लूंगा, देखिए आपसे, सुन लीजिए, समझ में नहीं आएगा ना ऐसे। खेमचंद जी अरे खेमचंद जी सुन लीजिए भाई, रोक दीजिए। कांग्रेस सरकार ने हमें नहीं बनने आपके यहाँ पे सिक्का बना होगा, आप खुद से कहीं से लेके आए थे क्या? सिक्का आपको नहीं लगा था? अरे जाइए, अरे कम से कम झूठ बोलना, आपके हाथ पे सिक्के का निशान होगा, वो नहीं है क्या? सिक्का नहीं लगाया क्या आपको? प्रभात भाई को नहीं लगाया क्या? रहने दीजिए भाई, आप उत्तर नहीं दे पाएंगे। जब दोनों सिर्फ एक हमारे यहाँ सपोर्ट संघ होती है, आप लोग नहीं, ये किसके समझ में आ रहा है, ये बताइए आप। आपसे मैं बड़ा आग्रह करूंगा, खेमचंद शर्मा जी रैली में थोड़ी आए हैं आप। हम उद्घाटन भी करते हैं और हम शिलान्यास जो किया है उसका उद्घाटन भी हम ही करते हैं, ये हमने अपनी सरकार में दिखाया है। हम झूठ बोलते हैं, झूठ दिखाते हैं, करके दिखाने वाले लोगों को ही हम सम्मानित करते हैं। हमने दोनों जो कैंडिडेट देश के सामने जो रखे हैं, जो दोनों ही बेस्ट कैंडिडेट हैं। एक कैंडिडेट उपराष्ट्रपति के लिए, जो उपराष्ट्रपति बहुत ही क्रिटिकल पोजीशन है, राष्ट्रसभा उनको चलानी होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस उनके पास होना चाहिए, उनके पास लेजिस्लेटिव को हैंडल करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो सब है उनके पास। और एक गांव से बिलोंग करते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, प्यार से बात करते हैं, रीचेबल है, इसीलिए उनको उपराष्ट्रपति का कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने बनाया है। वैसे ही द्रौपदी मुर्मू जी को बनाया है क्योंकि उनके पास ट्रैक रिकॉर्ड है, उनके पास क्रेडेंशियल्स है। ठीक है भाई, ठीक है खेमचंद जी देखिए रख लिया आपने अपना पक्ष, सुन लीजिए भाई खेमचंद जी, सुन लीजिए, तो चिंता देख रही है। ठीक है, सुन लीजिए अब सुन लीजिए। सुधा जी, क्या लगता है आपको कि वाकई में कहीं ना कहीं देखिए, अगर उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति पद का चयन किया जाता है तो उसमें सभी पक्षों को देखा जाता है, क्या लगता है आपको कि इस बार क्या गलत हुआ है, बताइए जरा। मैंने कहा कि व्यक्ति के रूप में मैं किसी पे व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कर रही। हमने कहा कि जब किसी पद का, अभी हमारे खेमचंद भाई ने बहुत शान में कहा कि इसके पहले दरबारी लोगों को बनाया गया। आपने ये शब्द सुना होगा त्रिशूल भाई, इसमें आपको मतलब इसको, हाँ, उन्होंने दरबारी शब्द का प्रयोग किया। जब आप अपने कांग्रेस अपने दरबारियों को राष्ट्रपति बना देती है, जी बिल्कुल, इन्होंने इस शब्द का इस्तेमाल किया। मैं कहती हूँ कि ऐसे शब्दों का प्रयोग करने से पहले जब आप
खुद ऐसे चेहरों को लाते हैं, तो अगर हम इस तरह के शब्दों का प्रयोग करें तो आपके राष्ट्र धर्म राजधर्म का विरोध होता है। आप बताइए कि आप इसके पहले जितने भी राष्ट्रपति थे, आप उनको दरबारी कह रहे हैं? आप मानते हैं मंच पे बैठ के? आपको शर्म नहीं आती है? संवैधानिक पद पे बैठने वाला व्यक्ति राष्ट्रपति हो। देखिए, इनसे बोले बीच में ना बोले। मैं सवाल उनसे नहीं, आप लोग उनके नाम का, उनके मंशा पे नहीं, आपकी मंशा पे उनको चुप कराइए, उनको चुप कराइए। खेमचंद जी जवाब तो सुन लीजिए भाई। खेमचंद जी प्रबुद्ध वक्ता हैं, आप सुन लीजिए भाई। खेमचंद जी प्रबुद्ध वक्ता है, आप सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए। आपका विरोध होगा, आपका जवाब ले लूंगा मैं। आपका विरोध होगा, आपका जवाब ले लूंगा। जवाब दीजिए मुझे कि अगर इतना आपको आदिवासियों से प्रेम था तो उस गांव में बिजली अभी कैसे पहुंची? 8 साल से दिखाई नहीं पड़ा आपको? आज आपको दिखाई पड़ा उनकी उम्मीदवारी। और दूसरी बात आती हूँ मैं, अभी मैं दूसरी आती हूँ। आप केंद्र में नहीं हो, नहीं एनडीए में है ना भाई। खेमचंद जी चिल्लाना बंद करिए। आदिवासियों को नहीं आपने ये कहा। उसका कोई जवाब आपके पास है? चलिए ठीक है, मैं आऊंगा, आप दोनों के पास आऊंगा। खेमचंद जी मैं आऊंगा, सुधा जी मैं आऊंगा। खेमचंद जी मैं आऊंगा। खेमचंद जी आपके पास आऊंगा, सुधा जी आपके पास आऊंगा। प्रभात त्रिपाठी जी, देखिए जब बीजेपी ये कहती है कि कांग्रेस ने अपने दरबारियों को राष्ट्रपति बना दिया तो गलत है, लेकिन कांग्रेस कह रही है तो गलत नहीं है, या गलत है, या दोनों गलत हैं या दोनों सही हैं? कौन गलत है कौन सही है, जरा बता दीजिए एक बार। नहीं, दोनों की बातें गलत हैं। देश का राष्ट्रपति ना दरबारी होता है, देश का राष्ट्रपति देश का राष्ट्रपति होता है। ये शब्द शोभा नहीं देता है और सुधा जी ने इसका विरोध किया है, मैं इसका स्वागत करता हूँ। देखिए, राष्ट्रपति कोई भी बने, उपराष्ट्रपति कोई भी बने, उपराष्ट्रपति एक उच्च सदन का एक सभापति भी होता है, जहां देश के कानून बनाए जाते हैं, उच्च सदन पे कानून और विधेयक पास किए जाते हैं, वहां पे योग्य व्यक्ति बैठना चाहिए। और धनखड़ जी जिस तरीके से एक सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत अच्छे एडवोकेट रहे, अब सुप्रीम कोर्ट के एक वकील थे कपिल सिब्बल, उनको उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी से राज्यसभा भेजा। अब कोई कहे कि वो वकील साहब सुप्रीम कोर्ट के राज्यसभा क्यों चले गए? मैं ये कहता हूं कि यह संविधान का एक बहुत बड़ा सर्वोच्च पद है, देश का प्रथम नागरिक है। और अगर प्रथम नागरिक एक ऐसे कल्चर से आता है जिस कल्चर को हमें भारत के मानचित्र में ये बताना है कि हमारे आदिवासी भाई लोग या हमारे जाट समुदाय के लोग राजस्थान से एक उच्च सदन पे पहुंच सकते हैं, और ये काम वही कर सकता है जिसका विजन भारत के लिए बहुत लंबा विजन होगा। देखिए, लोग लड़ते मुझे बड़ा ताज्जुब होता है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति पद पे एक तो लड़ाई नहीं होनी चाहिए आपस में बीजेपी और भाजपा और सपा कांग्रेस में। कांग्रेस भी लड़ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लड़ने लगती है, भारतीय जनता पार्टी से नहीं लड़ती है, वो मोदी से लड़ने लगती है। और ये जो मोदी से लड़ने की जो प्रक्रिया चल गई है, चाहे वो राहुल गांधी हो चाहे कोई भी हो, मैं कहता हूं कि सोनिया गांधी राष्ट्रपति बन जाए देश की, क्या दिक्कत है भाई? 2027 में सोनिया गांधी राष्ट्रपति देश की हो जाएगी। और अगर राहुल गांधी और सोनिया गांधी का निश्चित तौर पे योगदान है इस देश के लिए, उन्होंने अपनी एक सास खोई है, एक पति खोया है, तो ये प्रक्रिया होती है राष्ट्रपति बनाने की। और विपक्षी तालमेल, और मैं आपको त्रिशूल जी बताऊं, ये धनखड़ जी का जो प्रयोग किया गया है, ये इसको मैं प्रयोग क्या कहूं, मैं कहूं कि एक काबिल व्यक्ति राज्यसभा में जा रहे हैं जो राज्यसभा की प्रोसीडिंग को पूरा चलाएंगे। इस तरीके से वेंकैया नायडू ने राज्यसभा को एक बड़े अच्छे ढंग से चलाया और सुशोभित किया कि एक योग्य व्यक्ति राज्यसभा में बैठा हुआ है। राष्ट्रपति राष्ट्रभवन में होते हैं, वो सारे सर्वोच्च तीनों कमांडर हैं, वो सारे विधेयक उनके पास जाते हैं, पास होते हैं। लेकिन उच्च सदन का बहुत मतलब है। और भारतीय जनता पार्टी, मैं निश्चित तौर पे कहूंगा कि ये 2024 का एक बहुत बड़ा संदेश है ये दोनों प्रत्याशियों को बनाने का, कि विपक्षी एकता, जो विपक्षी एकता की लीडर ममता बनर्जी बन रही थी कि हम विपक्षी लीडरशिप, देखिए पहले तो कांग्रेस एक्सेप्ट नहीं करेगी राहुल गांधी सब लोग आने वाले 2024 में प्रधानमंत्री पद के लिए, यार समाजवादी पार्टी में सेंध लग गई,
बहुजन समाज पार्टी पूरी तरीके से नतमस्तक हो गई। इधर ममता बनर्जी घबरा रही है। उसने मार्गरेट अल्वा, एक अच्छे प्रत्याशी है मार्गरेट अल्वा, 4 बार वो गवर्नर रही है मार्गरेट अल्वा, कांग्रेस की बड़ी लीडर है, उनको मैदान में उतार दिया। कई शरद पवार और फारूक अब्दुल्ला, कई लोग राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार विपक्ष के बने नहीं। क्यों नहीं बने? उन्हें मालूम था कि हमारी हार होगी, क्योंकि विपक्षी एकता तार-तार हो गई है। और ये जो मास्टर स्ट्रोक जब चला जाता है तो वो इसलिए चला जाता है कि कहीं आदिवासी का मामला है, कहीं जाट समुदाय का मामला है, राजस्थान का मामला है, योग्य एक जो है एडवोकेट का मामला है, तो वहां जो अंतर आत्मा से वोट डालना चाहते हैं जो विधायक, देखिए ये जो राष्ट्रपति का चुनाव होगा इसमें विधानसभाएं विधायक भी चुनाव करेंगे, लेकिन उपराष्ट्रपति का चुनाव सीधे सीधे लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर करेंगे। 779 या 90 ऐसे कुछ वोट है, तो वहां पे बहुमत है पूरे पार्टी का, बीजेपी का। तो निश्चित तौर पे धनखड़ जी का चयन करना भारतीय जनता पार्टी के लिए एक एनडीए के लिए मास्टर स्ट्रोक है, और एक योग्य व्यक्ति वहां पहुंच रहा है। अब ये किसका इनाम मिल रहा है कि ममता बनर्जी का इनाम मिल रहा है? अरे इनाम कुछ नहीं होता है, गवर्नर एक संवैधानिक पद होता है, राज्यपाल वही करता है जो उसको दिखाई देता है, वो केंद्र को रिपोर्ट वही भेजता है। वो वहां पे अगर वहां की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब है तो गवर्नर का काम है कि वहां पे रिपोर्ट भेजना। ठीक है प्रभात जी, मैं आऊंगा आपके पास, मैं आऊंगा आपके पास। सुधा जी, मैं आप कांग्रेसी बन के जवाब मत दीजिएगा, बड़ा सरलता से जवाब दीजिएगा। देखिए, द्रौपदी मुर्मू और जगदीप धनखड़ के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति बनने से सबसे बड़ा काम ये होगा कि पहली बार जो दरवाजे, बहुत जिन दरवाज़ों में जाने में ज़िंदगी लग जाती थी बड़े बड़े लोगों की, वो दरवाजे आम लोगों के लिए खुल जाएंगे पूरी तरह से। और दोनों ही, जहाँ जहाँ दोनों राज्यपाल रहे वहाँ भी पूरे दरवाजे खुले रहते थे, और गांव के लोग जाने कहाँ कहाँ से उनसे मिलने जाते थे और समस्याएं हल करवा के लाते थे। ये सबसे बड़ा संदेश है। लोकतंत्र बहुत इतने सर्वोच्च पद पर भी आसान हो रहा है। जी आपने बहुत सही बात कही, पूरा इस डिबेट का सार आपने जो है इस बात पे रख दिया सामने। बिल्कुल सही बात है, रायसेना हिल में वही लोग पहुंचेंगे जो वहाँ के लोग थे, पहुंचेंगे वो लोग, निश्चित तौर पर काबिल तारीफ की बात है। आपने बहुत जी धनुष जी, मैं इस बात का उत्तर देना चाहूंगी कि क्या इसके पहले पिछले इतने वर्षों में जब से देश स्वतंत्र हुआ था, क्या ऐसा नहीं हुआ है कि लोग आम लोगों से सीधा जुड़ा हुआ है? नहीं, ये देखिए, ये इशारा, ये कहीं इशारा नहीं किया सुधा जी, ये प्रसन्नता है, लोकतंत्र की खुशी है, लोकतंत्र की खुशी का इजहार किया है। मैं आपकी लोकतंत्र की खुशी हमेशा बनी रहे और लोकतंत्र हमेशा विजयी रहे ना, यही कामना दिन रात करती हूँ कि लोकतंत्र में लोकतंत्र का विजय हो। लेकिन दिक्कत क्या है कि जब किसी चीज में कोई चीज साधने की बात, जब भी शब्द आता है ना, आप मान लीजिए कि लोकतंत्र की बात नहीं है वो, अगर किसी व्यक्ति के अंदर इतनी सामर्थ्य दे दी जाए कि वो अपने उस पद पे रह के अपने उन जननायकों का जननायक बन के वो काम करेगा, तब उस पर खुशी होनी चाहिए। लेकिन जब मालूम है कि सत्य को छुपाकर, झूठ को दिखाकर और उन चीजों को सामने लाने की कोशिश की जा रही है जो देश के हित में नहीं है, तो विरोध क्यों न किया जाए। जब आप सिर्फ सभी जगहों पे देखिए कि कैसे विधायकों को खरीद के, छल कपट करके, राजनीति करके हर जगह से इन्होंने जो लोकस ऑपरेशन चलाया, उसका जो हो रहा है, संविधान का हनन आए दिन हो रहा है। तो विरोध करना क्या है, वो भी हमारा फर्ज नहीं है। आप शब्द छीन रहे हैं, आप हमसे सब कुछ छीन रहे हैं, और अगर हम अपना कोई कैंडिडेट खड़ा करते हैं तो आप कहते हैं विरोध है। क्यों विरोध है? हमारा वो हक है, संवैधानिक हक है, तो हम उसका इस्तेमाल क्यों न करें? आपको कैसे तक हम लोकतंत्र पर विश्वास नहीं करते हैं? हमारा, मैंने कहा व्यक्तिगत रूप से, ये देखिए, मेरे सवाल का ही जवाब नहीं है सुधा जी, आप बड़ी प्रबुद्ध वक्ता हैं। मैंने ये कहा आपसे कि ये लोकतंत्र अगर इस तरह उत्तरोत्तर प्रगति कर रहा है कि सर्वोच्च ना त्रिशूल जी, मैंने इसका उत्तर इसलिए दिया इस तरह से, काश लोकतंत्र की स्थिति जो रिपोर्टों में आ रही है वो आपको बेहतर दिखती, काश देश की स्वतंत्रता बेहतर दिखती, काश हम भुखमरी के स्तर पे बेहतर होते, काश हम हर चीज से आगे होते। चीन कहाँ से अमेरिका को साथ में लेके चल रहा है, अमेरिका के सामने खड़ा हो गया, हम वहीं से शुरुआत करते हैं, हम आज भी पीछे खड़े हैं। काश ऐसा होता। लोकतंत्र खतरे में कहाँ है? प्रभात जी आप मत पूछिए, फिर वो कहेंगे आप, मैं पूछ लूंगा। राजनीतिक विश्लेषक है तो आप उस तरह बात क्या करिए। आप लोग कहते हैं हिंदुओं को जानना पड़ेगा, आप बताइए हिंदू सोया कब से था? आप लोग कहते हैं हिंदुओं को जानना पड़ेगा, हिंदू सोया कब से था? डेट कौन सी है? मैं बताऊं कि हिंदू कभी सोया
ही नहीं था। आप लोग जो अनर्गल बातें फैलाते हैं ना, ये गलत है। इससे खतरा है लोकतंत्र को, जो आप बांटने की राजनीति करते हैं। आप लोगों को कहते हैं कि हिंदू सोया है, हिंदू कभी सोया ही नहीं था। आप गलत करके, गलत घटक बता के, गलत शब्द दे के लोगों को बरगलाते हैं। इससे एक लोकतंत्र खतरे में है, इसको बचाना है, इसलिए विरोध। आपकी अपनी भावनाएं आपके लिए सही है, लेकिन ठीक है। मैं खेमचंद जी, यही सवाल देखिए कि कुछ तमाम चीज़ों को दरकिनार कर दिया जाए, ये आपका राजनीतिक 50 चीज़ों के राजनीतिक विश्लेषण निकलेंगे, लेकिन सबसे बड़ी जो अच्छी बात है वो ये है कि दोनों ही राज्यपालों के दरवाजे गांव के उन सरल, अनपढ़ और बिल्कुल जो नहीं जानते हैं, सिर्फ उंगली की शाही से लोकतंत्र का मतलब समझते हैं, उनके लिए राष्ट्रपति भवन और उपराष्ट्रपति भवन के दरवाजे बिल्कुल खुले होंगे और वो बिल्कुल सरलता से बिना किसी कहीं भी जा आ सकेंगे, वो अपने राष्ट्रपति से मिल सकेंगे। यही देश के लोकतंत्र की सर्वोच्चता है शायद। बिल्कुल सही कहा आपने। भारतीय जनता पार्टी की जो रीति नीति है वो भी यही रही है कि आम व्यक्ति को एम्पावर करो, आम व्यक्ति को सशक्त करो। अब एक ऐसे समाज से आएंगी जहाँ से अभी कोई भी व्यक्ति दिल्ली आने में भी डरता है और सरकारी ऑफिस में तो दूर की बात है, राष्ट्रपति भवन में जाना तो बहुत बड़ी बात है। और आदिवासी समाज भी खुल के बिना जैसे राष्ट्रपति भवन में जा पाएगा, अपनी बात रख पाएगा, अपनी समस्याओं को सॉल्व करवा पाएगा, वैसे ही किसान खुल के अभी उपराष्ट्रपति के पास जा सकते हैं। पर राजनीति होनी नहीं चाहिए। राजनीति जो लोग कर रहे हैं वो डरे हुए हैं। वो वही उनका हाल है कि अंगूर खट्टे हैं, अंगूर तक पहुंच नहीं पा रहे और कह रहे अंगूर खट्टे हैं। हालत ये है कि उनके जो विधायक और एमपी है वो बुरी तरीके से डिवाइडेड है और वो मुर्मू जी को समर्थन करना चाहते हैं, धनखड़ जी को भी समर्थन करना चाहते हैं, क्योंकि उनका परिवेश है, उनकी गुंजाइश है। इन्हें तृणमूल के अध्यक्ष को देखना पड़ा। तो अगर पहले ये नाम हमें पता होता तो हम उनका समर्थन करते। तो कांग्रेस का जो हाल है वो जो ईर्ष्या की वजह से ये हो चुका है कि वो किसी भी किनारे पे खड़े नहीं हो पा रहे हैं। अगर वो राष्ट्रीय राजनीति करते, सार्थक राजनीति करते तो अपने कैंडिडेट को वापस लेने में कोई बुराई नहीं है। उनको पता है उनका कैंडिडेट हार रहा है, किसी भी हालत में नहीं जीत सकता। उनके पार्टी के एमएलए एमपी तक उनके साथ नहीं खड़े हुए हैं और आरोप भारतीय जनता पार्टी का लगाते हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि जब वो अपने एरिया में जाएंगे, जब वो किसानों के बीच में जाएंगे, जब वो आदिवासी समाज के बीच में जाएंगे तो क्या वो दिखाएंगे। तो आपने हमारे समाज को जाने वाली महिला को जिन्होंने क्या किया है, काम किया है, आपने उनका विरोध किया है। इसीलिए वो लोग विरोध कर रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि आप द्रौपदी मुर्मू जी का विरोध मत करो, अपने कैंडिडेट को वापस ले लो। लेकिन कांग्रेस को सदबुद्धि आ नहीं रही है। वैसे ही धनखड़ जी के केस में होने वाला है। अरे आपको ये प्रधानमंत्री का पद नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है और एक बार सुनने के बाद वो किसी पार्टी के नहीं रह जाते, वो देश के हो जाते हैं। आपको उसी तरीके से सोचना चाहिए था। और मैं तो अनुरोध करूंगा कि आपने राष्ट्रपति में नहीं सोचा, कम से कम उपराष्ट्रपति में सोचे। अच्छा कैंडिडेट है, आप उसमें आम सहमति बनाए, आम सहमति बना के राष्ट्रपति चुने तो देश के लिए भी अच्छा है। एक पॉजिटिव मैसेज सबके पास जाएगा। पर आपको अनगल आरोप लगाने की बातें करनी सब जानते हैं। संविधान को सबसे पहले किसने सस्पेंड किया? कांग्रेस ने किया। इमरजेंसी किसने लगाई? कांग्रेस ने लगाई। संविधान की धज्जियां किसने उड़ाई? कांग्रेस ने उड़ाई। अपीलमेंट की राजनीति कौन करती है? कांग्रेस करती है। अपील करने के लिए एक विशेष वर्ग से आने वाले लोगों को आपने राष्ट्रपति बनाया, वो भी सभी हम जानते हैं। हमने तीनों जो राष्ट्रपति दिए, चाहे डॉक्टर अब्दुल कलाम हो, हमारी सरकार के दौरान और यूपीए सरकार के दौरान के, उन्होंने बहुत अच्छे कार्य किए। इसीलिए आप लोगों को उनसे परेशानी होने लगी। जैसे आपकी सरकार आई, सोनिया जी को इस्तीफा देना पड़ा, क्योंकि वो रबर स्टार्ट नहीं थे। ऐसे ही अल महामहिम वर्तमान में राष्ट्रपति हैं कोविंद जी, उसने भी जबरदस्त काम किया है। वो भी एक पिछड़े समाज से आते हैं, ऐसे समाज से आते हैं जहाँ पे एम्पावरमेंट की जरूरत है। उन्होंने भी जबरदस्त काम किया है। कोई भी व्यक्ति उनसे मिल सकता है। और आने वाले समय में द्रौपदी मुर्मू जी भी उसी लाइन से काम करने वाली है और उनसे टीका टिप्पणी करना सही बात नहीं है। तो लोकतंत्र को मजबूत करने की ओर नहीं है कदम, नकारात्मक ओर ले जाने की बात है। हम तो अनुरोध कर सकते हैं कि वो सकारात्मक रूप से काम करे, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के आम सहमति बनाए, देश के मुद्दों पे आम सहमति बनाए। अपनी राजनीति करने के लिए बहुत सारे मुद्दे हैं, राजनीति करें। संसद शुरू होने वाला है, आप उनसे डिटेल से स्टडी करें हमारा। बिल्कुल, मैं आऊँगा लौट के आपके पास खेमचंद जी। प्रभात त्रिपाठी जी, देखिए एक कमी बीच में रह गई कि अगर जो सत्ता पक्ष है उसने कहीं संवाद स्थापित किया होता
और कहीं विपक्ष का एक जवाब सामने आ गया होता कि नहीं, एक राय नहीं है, लेकिन वो संवाद कहीं दिखा नहीं बीच में। जी नहीं, देखिए त्रिशूल जी, मैं ये कहता हूं कि चाहे आप उपराष्ट्रपति पद धनखड़ जी की बात अगर हम कर रहे हैं, तो जिस तरीके से ये चुनाव, ये कोई 2024 का लोकसभा चुनाव नहीं है, ये राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव है। और यशवंत सिन्हा, मार्गेट अलवा दोनों अच्छे प्रत्याशी हैं, ऐसा नहीं है कि वो प्रत्याशी दोनों खराब हैं। देखिए, जब आप पे नंबर ऑफ गेम नहीं है आपके पास, आप बहुमत में नहीं है, सत्ता में नहीं है आप, और विपक्ष पूरी तरह बिखरा हुआ है, विपक्ष की कोई नीतियां नहीं है इस देश के अंदर, और आप अपने आप को, भाई आप इस बात का मंथन कीजिए। अभी जिस तरह सुधा बहन हमारी कह रही थी और आपस में काय-कायबाजी चल रही है, ये नहीं होनी चाहिए उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के चुनाव में। ये निश्चित तौर पे उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति का चुनाव लगभग फाइनल है, और इससे वो दरवाजे खुलेंगे जो आपने कहा है कि रायसीना हिल का जो दरवाजा खुलेगा, वो वहां साउथ के लिए खुलेगा, वहां आदिवासी जो महिलाएं हैं उनके लिए खुलेगा, वहां जो किसान है वहां के, जो लोग दिल्ली का दरबार नहीं देख पाते हैं, जो लोग इस तरीके का एक माहौल नहीं देख पाते हैं, जब राजपथ पे जब हमारी एक परेड होती है तो हम हर राज्यों की वहां झांकी निकालते हैं। हमारे निश्चित तौर पे झारखंड के लोग आएंगे, द्रौपदी मुर्मू को सपोर्ट कर रहे हैं, वो आदिवासी आएंगे, छत्तीसगढ़ से लोग आएंगे, लोग मध्य प्रदेश झब्बा से लोग आएंगे, यानी कहां से लोग आएंगे। और निश्चित तौर पे ये बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। 2024 का इलेक्शन बीजेपी लड़ेगी, और विपक्ष जो है आत्ममंथन करे कि राष्ट्रपति चुनाव में उनकी विपक्षी एकता तार-तार हो गई है। धनखड़ को कोई नहीं रोक पाएगा राज्यसभा उपराष्ट्रपति में, और मुर्मू को भी कोई नहीं रोक पाएगा। और राज्यसभा का जो सीन होगा, जो दृश्य होगा, अब अगर ये कहे कि वो तो ममता बनर्जी से लड़ते लड़ते उनको पुरस्कार मिल गया, अरे धनखड़ जी योग्य एक एडवोकेट हैं, वो गवर्नर रह चुके हैं, वो एक किसान परिवार से आते हैं, अगर झुंझुनू और राजस्थान से और जाट समुदाय से आते हैं, तो इसको जातिगत आधार पे इसको इस तरीके से नहीं लेना चाहिए, जाति और धर्म के आधार पे। ये हमारे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए कृपया करके राजनीतिक दल छोड़ दें। ये इस तरीके की बातों पे कोई इसका फायदा नहीं है। देश में ये गलत संदेश जाता है, और जितना आप विरोध करेंगे नरेंद्र मोदी का, मैं बता दूं कांग्रेस वाले ये नहीं समझ पा रहे हैं कि 2024 का मुझे इलेक्शन लड़ना है, और साउथ में हमारी जो स्थिति है उसको हम कैसे सुधारें। साउथ में भी भाजपा वहां चली गई है, वहां पहुंच गई है। तो ये जो राजनीतिक पॉलिटिकल बाजी है, ये तो मुझे बोलना पड़ रहा है आपके चैनल में, नहीं मैं राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की ही समीक्षा करता, क्योंकि ये जब मैं ये समीक्षा पाता हूं तो निश्चित तौर पे राष्ट्रपति भवन में एक बहुत ही योग्य और साधारण महिला पदार्पण करने जा रही हैं, और उपराष्ट्रपति पद पे एक योग्य और एक बहुत ही सभ्य और सुशील व्यक्ति, उनका जो भी दृश्य दिखाया गया ममता बनर्जी से लड़ता हुआ, और उनको बताया गया कि ये गवर्नर ऐसे हैं कि वो ममता बनर्जी को जीने नहीं दे रहे हैं बंगाल में, ऐसा नहीं है, बहुत सभ्य और सज्जन और सुशील व्यक्ति है वो। तो ऐसे दोनों निर्णय का देश में स्वागत होना चाहिए, और हम आप जो चर्चा कर रहे हैं निश्चित तौर पे आज एक अच्छी चर्चा है, और कांग्रेस को जो नहीं दिखाई देता है, अगर वो आईना लेके नहीं देख पा रहे हैं कि हम कहां जा रहे हैं, किस स्तर पे खड़े हैं, तो ये उन्हीं का दुर्भाग्य है, ये दुर्भाग्य हमारा नहीं है। लेकिन हम अगर कहेंगे कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों एक योग्य व्यक्ति राष्ट्रपति भवन में काबिज होने जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पे ये कल का दिन जो है, कल ये चुनाव और इलेक्शन ये सिर्फ औपचारिकता है। लगभग 2.5-3 लाख वोटों से द्रौपदी मुर्मू जीतने जा रही हैं, और उपराष्ट्रपति को उनका चुनाव बाद में होगा, और वो लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर तय करेंगे, और वहां भी बहुमत भारतीय जनता पार्टी का है, सारे एनडीए का बहुमत है। तो ये एक स्वागत योग्य कदम है, और मैं नहीं समझता हूं कि इस डिबेट में कोई जाति धर्म और इस तरीके की बातें लाके कि हमने ये नहीं किया, आपने ये नहीं किया, 40 साल आपने ये नहीं किया, 7 साल हमने ये कर दिया, ये आज वक्त नहीं है बात करने का। ठीक है, मैं आपको रोकना चाहूंगा प्रभात त्रिपाठी जी, सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। प्रभात त्रिपाठी जी, लेकिन जो मार्गेट अलवा का नाम सामने आया है, अगर वो राष्ट्रपति चुनाव में कहीं सामने आता तो निश्चित रूप से कोई असर पड़ सकता था, लेकिन विपक्ष की एकजुटता रही नहीं। बिल्कुल नहीं, आपने बहुत अच्छी बात कही, बहुत अच्छी बात कही।
मार्गारेट अल्वा को 2 महिला जब सामने होती, देखिए असर तो देखिए द्रौपदी मुर्मू का और मार्गारेट अल्वा की कोई तुलना नहीं है। मार्गारेट अल्वा बहुत सीजन्ड पॉलिटिशियंस रही है, बहुत अच्छी पॉलिटिशियंस रही है, मंत्री रही है, केंद्रीय मंत्री और गवर्नर रही है, तो निश्चित तौर पर लेकिन एक अच्छा मुकाबला होता। यशवंत सिन्हा वाला देखिए, अब मुलायम सिंह का मामला खुल गया, शिवपाल ने चिट्ठी लिखी अखिलेश को, यही यशवंत सिन्हा ने कहा था कि मुलायम सिंह आईएसआई के एजेंट है। अब आप बताइए कि कैसे अखिलेश यादव अगर वहां वोट डालने जा रहे हैं यशवंत सिन्हा के सामने, तो अपने पिता का अपमान कर रहे हैं। यही यशवंत सिन्हा ने कहा था, एक अंग्रेजी अखबार में इंटरव्यू दिया था कि आईएसआई के एजेंट है मुलायम सिंह। अब आप बताइए समाजवादी पार्टी के 111 विधायक अगर वोट करते हैं तो ये अंतरात्मा का वोट होता है, इसमें भी 20-25 विधायक द्रौपदी मुर्मू को वोट कर रहे हैं। तो ये एक राजनीति के पहलू हैं। देखिए त्रिशूल जी, राजनीति का जीवन चक्र चलता रहेगा और हम आप जो है डिबेट करते रहेंगे, लेकिन निश्चित तौर पे राष्ट्रपति भवन रायसीना हिल और उपराष्ट्रपति भवन तो लोग जाते हैं, विज्ञान भवन वहां बगल में बना हुआ है, उपराष्ट्रपति रहते हैं, लेकिन असली तो जो है 380 कमरे हैं राष्ट्रपति भवन में और दरबार पूरा बना हुआ है। पूरे देश के हर क्षेत्र के लिए लोगों के वहां दरबार खुला हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। प्रभात त्रिपाठी जी, समय समाप्त हो रहा है। खेमचंद शर्मा जी, सुधा मिश्रा जी, प्रभात त्रिपाठी जी, आप तीनों का धन्यवाद डिबेट में जुड़ने के लिए। दरअसल चाहे कोई भी पक्ष हो, लेकिन सबसे बड़ी बात, ऐसा राष्ट्रपति और ऐसा उपराष्ट्रपति देश में बनने जा रहा है जिनके दरवाजे राज्यपाल रहते हुए भी सबके लिए खुले रहे, तो ये लोकतंत्र के लिए खुशी की बात है। बहरहाल देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए ANV न्यूज़।